चेक करो बच्चे, क्लास चल रही है अभी? ओके ओके बच्चे, सो वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। बड़ा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हाइगेन्स थ्योरी, हाइगेन्स प्रिंसिपल स्टडी किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने दो एप्लीकेशन स्टडी करी थी। वन एप्लीकेशन वाज टू प्रूव द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड सेकंड एप्लीकेशन वाज टू प्रूव द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो दोनों लॉज बच्चे हम लोगों ने प्रूव कर लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एज वेल एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी कितने लोग पेंडिंग है नीचे? गेट बंद कर। ओके बच्चे, लास्ट क्लास में हमारी हाइगेन्स थ्योरी हुई थी। हाइगेन्स थ्योरी के दोनों पोस्टुलेट्स, वेव फ्रंट कैसे बनाते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे प्रूव किया था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रूव करके दिखाया आपको, तो सारा बच्चे करके दिखाया आपको। अब आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। टॉपिक का नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। लाइट वेव्स का इंटरफेरेंस स्टडी करेंगे, ठीक है। असल में हमारा जो मेन मुद्दा है या मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है वाईडीएससी। वाईडीएससी मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आने हैं। ये तो एक तरह से कह लो वार्म अप टॉपिक है, लेकिन अगर जब तक ये नहीं समझेंगे हम लोग, हमें वाईडीएससी नहीं समझ में आएगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये मेन टॉपिक है हमारा। तो उस टॉपिक पे जाने से पहले आपको थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस पूरी तरह से आनी चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसे बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है। ये सब चीजें हम लोग समझेंगे और जानेंगे। इनफैक्ट ये क्लास 11th की जो वेव मैकेनिक्स थी, उसके अंदर इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स आपको पढ़ाया गया था, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव, जिसकी एप्लीकेशंस के तौर पे आपने स्टडी किया था फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। ये तो टॉपिक बच्चे हमने वहां पे स्टडी किए थे, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स का ही वो रिजल्ट थी। अब यहाँ पे हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव स्टडी करने वाले हैं। इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने इंटरफेरेंस ऑफ साउंड स्टडी करी थी, अब हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव स्टडी करेंगे। सी इंटरफेरेंस ऑफ जो साउंड वेव है, साउंड एक मैकेनिकल वेव है, ठीक है, जिसमें मैकेनिक्स इन्वॉल्व हो रही है, जिसमें कुछ फोर्स लगती है, जिसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है, जिसको मीडियम की इलास्टिसिटी चाहिए होती है फॉर द प्रोपिगेशन। बट यहां जो हम डिस्कस करेंगे ना, यहां पे हम लाइट वेव्स की बात करने वाले हैं। लाइट वेव्स आर नॉट मैकेनिकल इन नेचर, दे आर नॉन मैकेनिकल इन नेचर, दे डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन। कोई मीडियम नहीं चाहिए, इनका नेचर कंप्लीटली डिफरेंट है। जो आपने साउंड वेव स्टडी किया था, उसका इंटरफेरेंस स्टडी किया था, और फिर स्टैंडिंग वेव, बीट्स, ऑर्गन पाइप्स, ये सब कुछ स्टडी किया था, वहां सब जगह पे साउंड वेव थी जो कि मैकेनिकल वेव थी, जिसको आप लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बोलते थे। बट यहाँ पे ये जो है हमारे पास लाइट वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि नेचर वाइज ट्रांसवर्स है। ये नेचर वाइज कैसी वेव होती है? ट्रांसवर्स वेव होती है। तो बेटा इनका इंटरफेरेंस स्टडी करेंगे। इंटरफेरेंस अगर आप लोगों ने इंग्लिश थोड़ी बहुत आपको मगर आती है, तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है आपस में मिलना, दो वेव्स का आपस में मिक्स होना, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं मिक्सिंग और मिक्सिंग ऑफ द टू वेव्स, मिक्सिंग ऑफ द टू वेव्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट या इंटरफेरेंस ऑफ द वेव। दो वेव्स का आपस में मिलना इज कॉल्ड
इंटरफेरेंस या मिक्सिंग ऑफ द टू वेव्स को हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स बोल देते हैं। अब इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, इसको और थोड़ा डीप में समझेंगे। देखो, सपोज करो मेरे पास में यहाँ पे दो लाइट वेव्स हैं, दो वेव्स हैं, ठीक है, ये दो वेव्स हैं और यहाँ कोई पॉइंट है P, ठीक है, ये कोई पार्टिकल है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है पॉइंट P के ऊपर, ठीक है, दिस इज पार्टिकल P। अब यहाँ पे एक वेव आई, ठीक है, और वो मीडियम के इस पार्टिकल को टकराई। यहां मेरे पास में एक पार्टिकल है और यहां से एक वेव आई, और वो वेव जब आएगी तो ये जो पार्टिकल है अपने पोजीशन पे, दिस पार्टिकल विल बी आइदर मूविंग अप, अगर वेव ऐसे मूव कर रही है तो पार्टिकल को ऊपर उठाएगा, और अगर वेव ऐसे आ रही है तो पार्टिकल को नीचे की तरफ मूव कराएगा। मींस देयर वुड बी सम डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय दिस वेव। ये जो वेव नंबर 1 है ना, ये पहली वेव जो है इस पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट देगी, दिस विल बी प्रोड्यूसिंग सम काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल इधर जा सकता है, ठीक है, या ये पार्टिकल इधर जा सकता है। दिस पार्टिकल वुड बी मूविंग अप एंड डाउन, इट इज सिमिलर टू द सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इनफैक्ट ये जो मैंने वेव बना रखी है ये साइन वेव है, जो कि एक हार्मोनिक वेव है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको तो कुछ कुछ याद आ रहा होगा, 11th क्लास में स्टडी किया था, A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, कुछ ऐसे स्टडी किया था, कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये हार्मोनिक वेव है, जितने भी साइन कोसाइन वेव होती है दे ऑल आर हार्मोनिक इन नेचर। और हार्मोनिक वेव्स वो होती है जिनमें पार्टिकल जो होता है वो अप एंड डाउन मूव करता है, या तो पार्टिकल टू एंड फ्रो मूव करता है अबाउट द मीन पोजीशन। तो ये बताने की भी जरूरत नहीं है, क्लास 11th में हम लोग कर चुके कवर अप, थोड़ा बहुत मैं ऐसे साइड बाय साइड रिकॉल करवाता रहूंगा। ये तो एक वेव आगे बेटा इधर से आ रही है। अब सपोज करो कि यहां से एक और वेव आ रही है, क्योंकि हमने स्टडी क्या करना है, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब दो वेव्स का मिलना एक पॉइंट पे। तो अपने को एक वेव ये मिल गई और दूसरी वेव यहां से ये आ रही है, ये आ रही है। अब मान लो ये वेव यहां पे ऐसे टकरा रही है। अब ये वेव जो ऐसे टकरा रही है इस पार्टिकल के ऊपर, तो ये जो पार्टिकल है ना बेचारा, ये कंफ्यूज होगा कि मैं इस वेव की बात मानूं या इस वाले वेव की बात मानूं। अगर ये वाला वेव इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ उठा रहा है, मान लो से इट इज 10 सेंटीमीटर, तो ये वाला वेव अगर इसको 10 ऊपर उठा रहा है और ये वाला वेव भी आके इसको 10 ऊपर उठा रहा है, 10 उठा रहा है, 5 उठा रहा है, कुछ भी उठा सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये जो पार्टिकल है नेट कितना ऊपर जाएगा, 10 + 10 20 जाएगा ऊपर। यानी कि पार्टिकल की जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कुछ याद आ रहा है, क्लास 11th में ये भी था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सर बड़ा गंदा सा नाम है ये तो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ये हमने स्टडी किया था बच्चे, जो कि ये कहता है कि अगर मीडियम के अंदर दो वेव्स आ रही हैं या मोर नंबर ऑफ वेव्स आर देयर और वो किसी एक पार्टिकल पर टकराती हैं, तो उस पार्टिकल में जो डिस्प्लेसमेंट आएगी, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वुड बी इक्वल टू द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट caused by the individual wave, यानी कि it would be nothing but the sum of the displacement caused by the individual wave to the particle। यानी कि पार्टिकल पे जो दोनों वेव या तीनों वेव या चारों वेव जितने भी नंबर ऑफ वेव्स हैं वो सभी मिलके इस पार्टिकल को नेट कितना डिस्प्लेस कर रही है, दैट इज नथिंग बट द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट caused by the individual wave to that particular particle। क्लियर है बात? तो ये वेक्टर सम है, तो यहाँ पे बेटा y1 y2 y3 y4 जितने भी डिस्प्लेसमेंट होंगे उन सभी को हम वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। वेक्टर मतलब कि प्लस माइनस का साइन ध्यान में रखते हुए ऐड कर देंगे। यदि ऐसा होता है बच्चे, मान लो दोनों डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ आ रही है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगी, 10 + 10 बन जाएगी। अगर मान लो कि ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाली जो वेव है इसको ऊपर ले जा रही है, लेकिन ये वाला जो है इस पार्टिकल को नीचे की तरफ डिस्प्लेस करवाना चाह रही है, मान लो ऊपर 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट है और नीचे 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऊपर 10 नीचे भी 10, तो नेट कितना बनेगा, yr वुड बी इक्वल 10 - 10 यानी कि 0, यानी कि द पार्टिकल विल नॉट बी मूविंग इन एनी डायरेक्शन, नाइदर अप नॉर डाउन, तो ना ऊपर ना नीचे, पार्टिकल की रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। यानी कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल को निकालने का तरीका है प्रिंसिपल ऑफ सो एंड सो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसको बोल देते हैं, कि दो वेव्स या तीन वेव या जितनी मर्जी नंबर ऑफ वेव्स हो जाएं, उनकी वजह से जो मीडियम में पार्टिकल बैठा है वो पार्टिकल कैसे डिस्प्लेसमेंट करेगा उसको निकालने का ये तरीका है बच्चे।
आई सपोज क्लैरिटी आ गई होगी कि एक पार्टिकल के ऊपर अगर नंबर ऑफ वेव स्ट्राइक करती हैं तो वो नंबर ऑफ वेव पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट देंगी, और वो पार्टिकल की नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी? वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय इंडिविजुअल वेव, यानी हर एक वेव जो डिस्प्लेसमेंट देगी उन सबका वेक्टर सम कर देना है। यदि ये वाला वेव पार्टिकल को ऊपर उठा रहा है, ये वाला भी पार्टिकल को ऊपर उठा रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में 10 + 10 20 हो जाएगा। अगर एक 10 ऊपर है एक 10 नीचे है तो नेट 0 हो जाएगा। अगर ऐसा आ गया कि एक 10 ऊपर है और नीचे की तरफ मान लो 6 है, 6 सेंटीमीटर है, तो इस कंडीशन में नेट कितना बन जाएगा? इस कंडीशन में जो नेट बनेगा 10 ऊपर 6 नीचे, यानी कि 10 में से 6 माइनस करेंगे तो ऊपर की तरफ बनेगा, ऊपर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। दिस इज द रिजल्टेंट बाई आर। तो इस तरह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहां पे लगाना है। तो बेटा इंटरफेरेंस थ्योरी को समझने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को लगाना आना चाहिए आपको। ठीक है, मैं अब इसको इरेज करूंगा, इसमें और कुछ खास नहीं है। अब तो ये तो बड़ा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हुआ। अब इंटरफेरेंस को कैसे स्टडी करें, थोड़ा सा आज मैथमेटिक्स होने वाला है, इसके बाद फिर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कराऊंगा मैं आपको। तो यस, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। अब मैं इस पे आता हूं। देखो सपोज करो ये पॉइंट P है, ये यहां कोई पार्टिकल है और यहां कोई लाइट का सोर्स है S1 और यहां पे कोई लाइट का सोर्स है S2। ये दो लाइट के सोर्सेस है बच्चों, राइट। अब यहां पे सॉरी, ये अब यहां से कुछ वेव निकली ऐसे करके और इस पार्टिकल पे यहां पहुंची, इस पॉइंट पे यहां पहुंची, ऐसे करके ये पहुंची। मान लो यहां से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इस वेव ने, वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट। और यहां से भी कुछ वेव निकली और वहां पे उस पार्टिकल पे पहुंच रही है, राइट। और इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया भाई? x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया। और ये जाके दोनों वेव दो अलग अलग सोर्सेस थे बेटा, S1 एंड S2 आर टू कोहेरेंट सोर्सेस। अभी बाद में बताऊंगा कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं। दो कोहेरेंट सोर्सेज है बच्चा पार्टी, इसको समझना है। कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिनका फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। बाद में इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी फिलहाल थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस समझना है। कोहेरेंट सोर्सेज को कल एक्सप्लेन करेंगे, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, बिकॉज इसके ऊपर अलग से एक्सप्लेनेशन आएगी। ये वो सोर्सेज होते हैं जिनका फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, सेम होता है, राइट, सेम होता है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि सेम, और यू कैन से कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज और फेज डिफरेंस, ठीक है, कांस्टेंट फेज और फेज डिफरेंस, ठीक है। कल बताऊंगा डिटेल के अंदर, क्योंकि वो अलग से टॉपिक चलेगा। तो ये दो सोर्सेज है, कोहेरेंट सोर्सेज है बच्चों, राइट। जहां से दो वेव्स निकली हैं, एक वेव जो है वो x1 डिस्टेंस चल रही है और दूसरी वेव जो है वो x2 डिस्टेंस चल रही है। अब बेटा यहां पे जो मीडियम है, दोनों वेव्स के लिए मीडियम सेम है, दोनों वेव का मीडियम सेम है, यानी कि यहां पे जो हमारे पास में वेव्स की जो स्पीड होगी, वेव्स की जो स्पीड होगी वो स्पीड क्या रहेगी? सेम रहेगी दोनों वेव्स की, क्योंकि स्पीड किस पे डिपेंड करती है? स्पीड डिपेंड करती है मीडियम पे, राइट। बट इनफैक्ट छोड़ो, यहां तो मीडियम ही नहीं है, ठीक है। और मोर ओवर ये कौन सी वो है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, राइट। तो यहां पे क्या होगा? स्पीड जो है अल्टीमेटली सेम हो जाएगी। अब स्पीड सेम हो गई और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो सेम बोला ही मैंने, फ्रीक्वेंसी सेम। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो बेटा ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि होती है 2πf, ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, ठीक है। एंड डेफिनेटली अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो बेटा लैम्डा सेम, और लैम्डा सेम तो हमारे पास में k होता है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, 2π/λ, ये भी हमारा सेम हो जाएगा। तो इतने पैरामीटर सेम होते हैं यदि सोर्सेज कैसे होते हैं? कोहेरेंट होते हैं, राइट। इनफैक्ट कोहेरेंट सोर्स को डिफाइन करने के लिए सिर्फ दो ही कंडीशनें बताई जाती है, एक फ्रीक्वेंसी कंडीशन और एक फेज डिफरेंस की कंडीशन, बाकी सारी चीजें नहीं बताई जाती। तो इसको अलग से टॉपिक को रखते हैं, ये हम कल पढ़ेंगे, कल डिटेल में चलेंगे इसके ऊपर। अभी फिलहाल S1 S2 दो आपके पास सोर्सेज है, इससे एक वेव निकली जो कि x1 चली और इससे एक वेव निकली जो x2 चली। तो आप क्लियरली देखो, तो ये वाली जो वेव है, ये वेव कम डिस्टेंस चल रही है और ये वाली वेव जो है ज्यादा डिस्टेंस चल रही है,
दिख रहा है ना, ये ज्यादा, ये कम चल रही है और ये ज्यादा चल रही है, यानी कि इन दोनों के रास्ते में एक डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों वेव्स के यहां पहुंचने पे कुछ ना कुछ रास्ते में डिफरेंस आ रहा है। अगर ये मान लो 10 मीटर चल रही है तो ये वाली 12 मीटर चल रही होगी, क्योंकि लंबाई ज्यादा है, इसको ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो देयर इज अ पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। और अगर इनमें पाथ डिफरेंस है तो डेफिनेट सी बात है दे विल बी हैविंग सम फेज डिफरेंस इन बिटवीन देम। इन दोनों में कोई ना कोई फेज डिफरेंस होगा। बेटा जो ऑनलाइन देख रहे हैं प्लीज रिप्लाई, इज इट क्लियर और नॉट? जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं प्लीज लेट मी नो वेदर इट इज क्लियर और नॉट। ओके, सो ये जो पहली वेव है, आप लोगों को बेटा ट्रैवलिंग वेव के बारे में पढ़ाया था मैंने। ट्रैवलिंग वेव के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होती है वेव की, वो क्या होती है? y इज इक्वल टू, याद आ रहा है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। मैं प्लस लेके चलता हूं, प्लस माइनस का मतलब है कि वेव प्लस एक्स में जा रही है माइनस में जा रही है, ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं फिलहाल, अभी हम इसको ओमेगा टी प्लस के एक्स लेके चल रहे हैं। और ये जो टर्म होती है ना एंगल वाली, ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको हम बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फेज बोलते हैं, यानी एंगल को फेज बोलते हैं। ए हमारा क्या होता है बच्चों? ए हमारा होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसका? एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ये थोड़ा सा जो है हम लोगों को 11th की क्लास में डिटेल में बताया था। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी इज इंस्टेंटेनियस टाइम, के इज द टर्म कनेक्टेड विद द लैम्डा। के हमारा होता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, प्रोपेगेशन कांस्टेंट या वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट व्हिच इज 2 पाई बाय लैम्डा। एक्स हमारा होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव। y है पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस में बोलना, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट। x हमारा है वेव का डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी ये वेव कितना डिस्टेंस चल रही है वो है ये। और यहां जो पार्टिकल है इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा? आइदर अप और डाउन, इट इज y। पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट y और वेव की जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है दैट इज द x। तो बेटा क्लियर कट बात है कि यहां पे जो सोर्स 1 है, इक्वेशन फॉर S1 में अगर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? y1 वुड बी इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1। देखो अगर मैं यहां पे इक्वेशन लिखना चाहूंगा बच्चे तो क्या लिखूंगा? अब यहां से ये वेव यहां पहुंची है तो शुरुआत में तो इसका डिस्प्लेसमेंट यही होगा, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। शुरुआत में तो इसका यही होगा क्योंकि इसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, इसलिए ओमेगा टी प्लस के एक्स होगा। जब ये वेव यहां से चली और यहां पहुंची तो a1 तो चेंज नहीं होगा उसका, ओमेगा भी चेंज नहीं होगा बिकॉज ओमेगा इज आल्सो कांस्टेंट हियर, ठीक है, t भी कांस्टेंट होगा यहाँ पे, k कांस्टेंट है, बट x1 बदलेगा, इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? y1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t प्लस के एक्स 1। इक्वेशन 1 बोला इसको मैंने। नाउ फॉर सेकंड वेव what I can write? y2 is equal to a2 sin omega t plus kx2। इक्वेशन नंबर इसको मैंने 2 लिख दिया, a2 sin omega t plus kx2, यानी कि दूसरी वेव की जो ट्रैवलिंग है उसमें जो हमारे पास में फेज एंगल बना वो क्या बना? ओमेगा टी प्लस kx2 बना। ओमेगा इज सेम, k इज सेम एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, ठीक है। A1 A2 क्या है? दोनों वेव के एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब इनके एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं, राइट। अब इन दोनों की अगर जब दोनों वेव यहां पे आके टकराई तो ये जो पार्टिकल यहाँ पे मीडियम में बैठा हुआ है, अब ये कंफ्यूज है ये जाए किधर, यानी किस वेव की बात सुने, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, नेट डिस्प्लेसमेंट, वो हमें कौन बताएगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो बाय सुपरपोजिशन rule we can write net displacement is given by what? y1 plus y2 वेक्टर। जोड़ेंगे तो ये बनेगा बेटा a1 sin ओमेगा t प्लस के x1 प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस के x2। ये बनेगा बच्चों, नोट करो। हाँ तो मेरे पास ये बन जाएगा बच्चे, ये बन गया। अब थोड़ा याद करो ये देखो सारी कहानी बेटा वेव 11th वेव की चल रही है,
12th वाला अभी मैंने कुछ शुरू ही नहीं कराया, ये सारा 11th में करते थे हम लोग कि ये जो साइन फंक्शन होते थे ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दे रिप्रेजेंट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। कुछ याद आ रहा है कि हम लोग एसएचएम के लिए क्या इक्वेशन लिखते थे, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव या प्लस थीटा ऐसे कुछ लिखते थे, और हम लोग दूसरे के लिए x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव करके ये क्या होती थी, दीज आर द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहां पर भी क्या है बेटा, ये जो है दिस इज आल्सो इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये भी इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो जब दो एसएचएम की इक्वेशन को जोड़ेंगे तो क्या होगा बेटा, इस वाले पार्टिकल ने, इस वाले वेव ने इस पार्टिकल को ऊपर नीचे चलवाना था, इसे इसने भी पार्टिकल को ऊपर नीचे ही चलाना है। तो जब दोनों मिलके यहाँ पे बैठेंगी या चलेंगी इसके ऊपर, तो ये पार्टिकल अगेन ऐसे ही चलेगा। यानी कि जब एक वेव एक पार्टिकल को एसएचएम करा रही है और दूसरी भी उसको एसएचएम करा रही है, तो दोनों वेव मिलके भी उनको एसएचएम ही कराएंगी। बिकॉज यहां जब आप इसको सॉल्व करोगे, जो मैथ वाले बच्चे होंगे वो जान रहे होंगे इस बात को कि हम एक साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, साइन सी साइन डी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो अल्टीमेटली यहां पर भी हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो साइन का टर्म ही आएगा, साइन का फॉर्म ही आने वाला है। तो यहां जो साइन का फॉर्म आएगा तो ये जो रिजल्टेंट बनेगा वो भी एसएचएम करेगा। यानी कि दिस इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है बेटा, आपकी बुक में ना बड़ा यूनिक तरीके से किया है, उन्होंने पुट करके किया होगा, बट मैं आपको एक अलग मेथड बताऊंगा, सिंपल मेथड है, इसको समझना है। ओके तो भाई ये अपने पास में अगर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, अब कहानी ये आती है कि इस वेव का इसकी वजह से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इतना होगा और इसकी वजह से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इतना होगा। तो अगर पहली वेव इसको A1 मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दे रही है, या इसका एम्पलीट्यूड A1 बनेगा पहली वेव की वजह से और दूसरी की वजह से A2 बनेगा, तो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या बनेगा, इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या बनेगा, ये क्वेश्चन आता है मन के अंदर। तो बेटा अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो हम लोग यहाँ पे रिजल्टेंट इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले तो, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वगैरह फाइंड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में स्टडी करेंगे कि कब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, कब एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स के होने के बाद। क्योंकि देखो जब आपको स्टैंडिंग वेव कराया था मैंने, तो वहां पर भी बेटा एक चीज बताई थी आपको, नोड एंड एंटी नोड, नोड और एंटी नोड आपको स्टडी करवाया था मैंने, जिसमें एंटी नोड जो होता है वो पॉइंट होता है वेव का जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, और नोड हमारा वो पॉइंट होता है वेव के अंदर जहां पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है। यानी कि जब दो वेव आपस में मिक्स करती हैं तो जो नई वेव बनती है उसमें किसी जगह पे मैक्सिमम बन रहा होगा और किसी जगह पे मिनिमम बन रहा होगा, यानी कहीं पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, कहीं पे मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा। तो यहां पर भी मैक्सिमा और मिनिमा बनने वाला। तो कुछ कहानी समझ में आ रही होगी कि जब दो वेव्स का इंटरफेरेंस होता है तो कुछ कहीं पे मैक्सिमम बनेगा, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा कहीं पे, और कहीं पे बिल्कुल मिनिमम एम्पलीट्यूड बनेगा, मिनिमम मतलब जीरो। ठीक है, तो इसके बेस पे हम क्लैरिफाई करने वाले हैं आज की डेट में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसे बोलते हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसे बोलते हैं। इंटरफेरेंस के आगे दो टाइप्स आती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव के नाम से समझ में आ रहा होगा कि जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ जाए वो है कंस्ट्रक्टिव, यानी कि जहां पे कुछ पॉजिटिव आउटपुट मिले, और डिस्ट्रक्टिव मतलब जिसमें सब कुछ तबाह हो जाए, खत्म हो जाए। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर मिनिमम एम्पलीट्यूड यानी कि जीरो एम्पलीट्यूड आपको मिलने वाला है। तो चलो समझते हैं इस चीज को। तो बेटा मेरे पास में ये हो गई, अब जरा ध्यान देना, अब ये तो है पहली वेव का फेज एंगल और ये है दूसरी वेव का फेज एंगल। तो देखो बेटा क्लियर कट दिख रहा है कि भाई ये वेव और ये वेव दोनों के रास्ते अलग अलग है। यदि दोनों के रास्ते अलग अलग है तो इनके एंगल्स भी डिफरेंट होंगे, और वो दिखाई दे रहा है। इसका एंगल ये था, इसका एंगल ये है, दोनों एंगल सेम नहीं है, डिफरेंट है। शुरुआत में इन दोनों के एंगल सेम है, इसका y1 इसका जो y2 मैं लिखना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा A2 sin ओमेगा t प्लस kx शुरुआत में, बिकॉज शुरुआत में दोनों का x सेम है। ठीक है, लेकिन जब वो यहां से आगे चल रही तो इन दोनों में जो है x की वैल्यू डिफर कर गई। जब x की वैल्यू डिफर करेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में होगा इंटरफेरेंस, या उस कंडीशन में आएगा आपके पास में पाथ डिफरेंस आएगा तो फेज डिफरेंस आएगा। अब ये सारा 11th की कहानी है बच्चे,
मैं करने को तो शॉर्टकट लगाऊंगा कि भाई फेज डिफरेंस जो होता है, शॉर्टकट क्या है बेटा, मैं बता देता हूं आपको। शॉर्टकट क्या है, जो फेज डिफरेंस होता है डेल्टा फाई, इसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस डेल्टा फाई हमारा होता है, डेल्टा फाई को मैं फाई लिख सकता हूं, ठीक है। और ये हमारा होने वाला है बच्चा 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, बाय डेल्टा एक्स कॉल्ड पाथ डिफरेंस। ये 11th में आपको सिखाया था मैंने, जो मेरे पास 11th में स्टडी किया है जिन बच्चों ने, उनको मैंने बताया था ये, लेकिन मैं यहां भी करके आपको दिखाने वाला हूं। एक बार देखते हैं दोबारा से। ये रहा पहली वेव का फेज एंगल और ये दूसरी वेव का है। तो बेटा हियर फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस, व्हाट इज द फेज डिफरेंस हियर, इसको मैं डेल्टा फाई लिखूं चाहे मैं इसको फाई लिख लूं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये मेरी मर्जी है कि मैं इसको डेल्टा फाई से लिखूं या मैं फाई से लिखूं। तो फॉर ऑल द फ्यूचर रेफरेंसेस मैं इसको फाई लेके चलने वाला हूं, ताकि क्वेश्चन को या उसका जो न्यूमेरिकल फार्मूला है वो बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो फाई मेरे पास में क्या होता है बच्चे, फाई वुड बी इक्वल टू ये वाला एंगल, ये क्या है, ये इनिशियल, ये पहली वेव का फेज है और ये दूसरी वेव का फेज है, इन दोनों को माइनस करेंगे माइनस, तो ओमेगा टी प्लस के एक्स टू माइनस ऑफ ओमेगा टी माइनस इस तरह से के एक्स वन। तो बेटा यहां पे ब्रैकेट खोलेंगे और साइन को बदलेंगे, राइट। ये ब्रैकेट खोला, साइन बदला, तो ओमेगा टी उड़ जाएगा, क्या बचा आपके पास में के एक्स टू माइनस के एक्स वन बचा, यह है तुम्हारा फाई। तो बेटा यहां से के कांस्टेंट, अंदर क्या बचा एक्स टू माइनस एक्स वन। अब x2 माइनस x1 क्या है भाई, x1 x2 इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू डेल्टा x, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पाथ, बोलो पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस होता है। तो बेटा मेरे पास में आ गया फाई इज इक्वल टू k इंटू डेल्टा x, छापो इसको फटाफट। तो ये मेरे पास में फाई इज इक्वल टू k डेल्टा x है, वेयर k इज द प्रोपेगेशन कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना है 2 पाई बाय लैम्डा है। तो मैं इस चीज को फाई को ऐसे लिख सकता हूं 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, वही चीज है बेटा। लेकिन चलो मैंने टाइम सेव नहीं किया, मैंने आपको करके दिखा दिया कि इस तरह से हम फेज डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं कि ये फाइनल और ये इनिशियल, फाइनल फेज इनिशियल फेज दोनों का डिफरेंस किया, फेज डिफरेंस आ गया, राइट। तो दो वेव्स में इतना फेज डिफरेंस है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, ठीक है जी। अब क्लियर है बच्चे? अच्छा अब मैं इसको इरेज करूंगा बिकॉज मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा। ओके मैंने ये इरेज कर देना है अब। हाँ जी अब देखो बेटा अब क्या है, ये मेरे पास में फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे डिफाइन करना है कि किस जगह पे कंस्ट्रक्टिव होगी, किस जगह पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। या उससे भी पहले एक छोटी सी बात समझते हैं, वो ये है छोटी सी बात है बच्चे। तो फेज डिफरेंस हमने निकाल दिया इस तरह से 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स करके, एंड आफ्टरवर्ड्स वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड कि भाई जो इक्वेशन बनेगी, रिजल्टेंट इक्वेशन बनेगी या जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा। यानी यहाँ जो पार्टिकल बनाया था मैंने, ये जो पार्टिकल था, यहाँ पे एक वेव आई ऐसे टकराई पॉइंट पी पे और एक वेव यहाँ से आई ऐसे टकराई, जो पार्टिकल है ना ये पी, ये पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा जिसको आप एम्पलीट्यूड बोल रहे हो, वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा। भाई पहली वेव का एम्पलीट्यूड ये था, दूसरी वेव का ये था, तो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जुड़ेंगी, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा। आओ देखो, नाउ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इन दिस केस क्या बनने वाला, देखो मैं इसको ना बाय फेजर मेथड चला रहा हूं बच्चा, फेजर मेथड, बिकॉज आप लोग उसमें कर चुके हो, जो आपके पास में एसी चैप्टर था जिसमें आपको फेजर डायग्राम मैंने पढ़ाया था। तो फेजर्स क्या होते हैं आपको पता ही है, फेजर्स आर लाइक वेक्टर्स, ठीक है, जिसमें जो एरो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, क्योंकि ये साइन वेव है सारी, तो साइन वेव क्या है, ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी है। तो फेजर में हम क्या करते हैं, जो एरो बनाते हैं, जैसे ये एरो बनाते हैं, ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, एरो की जो लंबाई है वो मैक्सिमम वैल्यू यानी एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है।
जैसे हम उसमें एसी चैप्टर में हम वोल्टेज की इक्वेशन लिखते थे ना, ऐसे करके V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी करके ऐसे। तो जो V नॉट होता है ना, ये जो लंबाई है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो ये जो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है फेजर। तो यहाँ पे पहली वेव के लिए फेजर क्या बनाऊंगा मैं? A1 बना सकता हूं। तो ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? A1, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट वेव। अब जो दूसरी वेव है उसमें क्या है? A2 है। अब जरा ध्यान से देखिए, A1 और A2 में, यानी इस वेव का ये ओमेगा टी प्लस के एक्स वन फेज है, और इसके लिए ओमेगा टी प्लस के एक्स टू का फेज है। यानी कि जब A1 से A2 जाना है तो कुछ फेज में चेंज आएगा। A1 किस वेव के लिए? जिसका फेज ओमेगा टी प्लस के एक्स वन है, और A2 किसका एम्पलीट्यूड है? उस वेव का है जिसका फेज ओमेगा टी प्लस के एक्स टू है। जब A1 से A2 जाओगे तो इन दोनों के फेज में डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है? कितना डिफरेंस आ रहा है? फेज का डिफरेंस आ रहा है के डेल्टा एक्स के बराबर। समझे बात? यानी कि जब इन दोनों A1 से A2 की तरफ जा रहे हैं तो बेटा क्या आ रहा है हमारे पास में? फेज का डिफरेंस आ रहा है, और जो कि के डेल्टा एक्स के बराबर है। तो मैं यहां पे A1 बनाता हूं, और मैंने इधर क्या बना लिया? A2 बना लिया। और इनमें फेज का डिफरेंस कितना है? बोलो, रिप्लाई करो बच्चे जो ऑनलाइन बैठे देख रहे हैं, रिप्लाई करो। क्या ये क्लियर हो रही है? बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं, ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है, इसको समझना है। आपकी बुक के अंदर बड़े ही अजीबोगरीब किस्म से पुट करके इसको यहाँ पे ए साइन थीटा, उसको ए कॉस थीटा पुट करके सॉल्व करते हैं। अपने को नहीं करना है, अपने को सिंपल समझना है। A1 पहली वेव का एम्पलीट्यूड, A2 दूसरी का एम्पलीट्यूड, और दोनों वेव्स में फेज डिफरेंस कितना है? पाई का है। अब ये तो वही बात होगी ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पैरेललोग्राम कंप्लीट करो ऐसे करके, ये तो सिखाया होगा आपको। तो ये जो होगा बेटा, ये वाला, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये आपका बन जाएगा, क्या बनेगा बोलो? दिस वुड बी द रिजल्टेंट। ये है रिजल्टेंट AR, ये रिजल्टेंट हो गया। तो AR की जो वैल्यू बनेगी, रिजल्टेंट की वैल्यू क्या बनती है बेटा? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ फाइव अंडर रूट में। लो जी, ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। तो रिजल्टेंट ऑफ द वेव या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज गिवन बाय रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ फाइव। ये हमारे पास में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया बच्चे वेव का। राइट, आई कैन राइट दिस एज ऑल्सो AR स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ फाइव। देखो बेटा, इसको हम जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में कर लेंगे, ठीक है, या डिब्बे में बंद कर लेंगे। तो आप देखिए कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट का बेटा एम्पलीट्यूड आ रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो फाइव पे डिपेंड कर रहा है। आपको यहां पे क्लियरिटी के साथ मैं बता रहा हूं कि AR इज डिपेंडिंग अपॉन कॉस ऑफ फाइव, और फाइव हमारा क्या है? फेज डिफरेंस है। तो यहां पे नोट में डाल दो, वो ये डालना है आपने कि AR डिपेंड्स ऑन फाइव। फाइव हमारा क्या है बच्चों? फेज डिफरेंस है। यानी कि दो वेव्स में जब फेज का डिफरेंस होगा तो उन दोनों वेव्स की वजह से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आएगी वो ये आएगी, ये आएगा तुम्हारे पास AR स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 एंड सो। अब फेज डिफरेंस को किसने पैदा किया? फेज डिफरेंस को पैदा किया है पाथ डिफरेंस ने, x1 और x2। पाथ डिफरेंस जब था तब क्या बना तुम्हारे पास? फेज में डिफरेंस आया, और जब फेज में डिफरेंस आया तो उनकी जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो इस इक्वेशन के साथ में बनती है बच्चों। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारे पास में रिजल्टेंट आ गए बच्चे। ठीक है, अब मुझे इक्वेशन लिखनी है रिजल्टेंट वेव की, कि जब दो वेव्स आपस में मिक्स हो रही हैं तो जो नई इक्वेशन बनेगी रिजल्टेंट इक्वेशन। तो रिजल्टेंट इक्वेशन क्या बनने वाली है? तो रिजल्टेंट वेव इक्वेशन क्या बनने वाली है? यानी कि जो दो वेव्स आपस में मिक्स हुई, जब दो वेव मिक्स हुई तो नई वेव का जन्म होगा, नई वेव बनेगी, और उसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे? देखो भाई, नई वेव का इक्वेशन होगा y
r resultant displacement yr is equal to ar resultant amplitude into अगेन ये भी कैसा फंक्शन होगा, साइन फंक्शन होगा, ठीक है। तो ar इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है और साइन फंक्शन होगा। अब जरा ध्यान देखना, जो ये पहली वेव थी a1 जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था, इसकी इक्वेशन क्या थी याद करो, a1 साइन ओमेगा टी प्लस kx1, यही थी इक्वेशन। तो आप देखिए हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। अब मान लो कि ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ये वाला रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पहली वेव से, ये जो पहली वेव है, ये पहली वेव है, फर्स्ट वेव है इस एक्सिस के लॉन्ग, इस पहली वेव से मान लो कितना ऊपर है, थीटा एंगल ऊपर है। थीटा की वैल्यू 10 डिग्री 5 डिग्री कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन के अंदर। तो पहली वेव ये थी, इससे कितना ऊपर है रिजल्टेंट, थीटा एंगल ऊपर है, यानी कितना ऊपर, पहली वेव से ऊपर कितना ऊपर, थीटा ऊपर। तो ऐसे देख सकते हैं बच्चे कि इस तरफ ओमेगा टी प्लस kx1 थी, राइट, इस तरफ, और इस तरफ क्या थी, ओमेगा टी प्लस kx2 थी, ये फाई था, ठीक है तुम्हारे पास में, और यहाँ पे ये ar है रिजल्टेंट। तो ये इससे कितना ऊपर है, इससे कितना ऊपर है, थीटा ऊपर है, मैंने मान लिया। तो बेटा यहाँ क्या लिखूंगा मैं, ओमेगा टी प्लस kx1 प्लस थीटा। लो जी, दिस इज द रिजल्टेंट इक्वेशन, this is the resultant equation of the what we call displacement caused by the two waves, नोट करो, क्लियर है। कम आफ्टर 5 मिनट्स, ओके ये है बच्चे मेरे पास। तो ये रिजल्टेंट इक्वेशन बन चुकी है अभी, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट वेव, ठीक है, रिजल्टेंट वेव का रिजल्टेंट इक्वेशन बन चुका है अभी, ओके। तो वाई आर इज इक्वल टू ए आर साइन ओमेगा टी प्लस kx1 प्लस थीटा बन चुका है। अब यहां पे किस जगह पे मैक्सिमम बनेगा, किस जगह पे मिनिमम बनेगा, यानी कि तुम्हारे पास में बहुत यहाँ पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है बच्चे वो ये आ गया। अभी ये जो फैक्टर है ए आर, ये कहाँ मैक्सिमम होगा और कहाँ मिनिमम होगा। कहीं पे जब दो वेव्स इंटरफेयर करेंगी तो उनके इंटरफेयर करने से कोई ऐसा पॉइंट बनेगा जहां पे मैक्सिमम बनेगा एम्पलीट्यूड, कोई ऐसा पॉइंट बनेगा जहां पे एम्पलीट्यूड मिनिमम बनेगा, और वो डिपेंड करेगा किस पे, फेज डिफरेंस पे, फेज डिफरेंस यानी कि पाथ डिफरेंस पे। अगर दो वेव्स यहां पहुंच रही है इस तरह से, तो यहां पे इनका पाथ अलग है। अगर ये वेव यहां पहुंच रही है इस पॉइंट पे और ये यहां पहुंच रही है तो इनका पाथ अलग है। ये वेव अगर यहां पहुंच रही है इस जगह पे और ये यहां पहुंच रही है तो इनका पाथ अलग है। तो देखो पॉइंट्स अगर अलग अलग होंगे तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस भी अलग होगा, पाथ डिफरेंस अलग तो फेज डिफरेंस अलग। तो ये फेज के ऊपर डिपेंड करने वाला है कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम बनेगा या मिनिमम बनेगा रिजल्टेंट का, ठीक। अब एक चीज और ध्यान में रखना बच्चे, अब मैं यहां बात करने वाला हूं कि इंटेंसिटी ऑफ द वेव, इंटेंसिटी ऑफ द वेव। देखो इंटेंसिटी ऑफ द वेव कब मैक्सिमम कब मिनिमम। देखो बेटा इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ द वेव जो होती है ना, वो आमतौर पे क्या होती है, वो होती है 2 पाई इंटू एफ स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू रो इंटू स्पीड, ये होती है इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव। इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव, इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव, वेट फॉर 5 मिनट, intensity of any wave is given by 2 pi f square a square rho into v, where rho is the density of the medium, v is the speed of the wave in the medium, f stands for frequency and a stand for amplitude, a stand for amplitude। ये हमारा बच्चे एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी एंड द स्पीड ऑफ द वेव इन द मीडियम। तो बेटा आपको मालूम है कि ये फैक्टर कांस्टेंट है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वेव कैसे, सोर्सेज कैसे थे, कोहेरेंट थे, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। डेंसिटी ऑफ द मीडियम, क्योंकि दो वेव्स सेम मीडियम में चल रही है तो डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज नॉट चेंजिंग, तो डेंसिटी इज आल्सो कांस्टेंट, ठीक है। व्हाट अबाउट द स्पीड, स्पीड इज आल्सो कांस्टेंट, क्योंकि मीडियम सेम है, तो दोनों वेव्स की जो स्पीड है वो मीडियम में कांस्टेंट रहने वाली है। एंड 2 पाई अगेन इज अ कांस्टेंट।
2 पाई इज अगेन ए कांस्टेंट। तो यहाँ पे बेटा जो है 2 पाई, फ्रीक्वेंसी, रो, बी सब क्या है बेटा, एक कांस्टेंट आ गए। यदि ये कांस्टेंट है तो मैं इनको नया कांस्टेंट नाम देता हूं कैपिटल सी, नया कांस्टेंट है। ठीक, अब यहाँ पे I वुड बी इक्वल टू C टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, या मैं लिख सकता हूं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो ये नोट्स में छाप लो बेटा अच्छे से। जो इंटेंसिटी होती है किसी भी वेव की वो होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। बेटा इंटेंसिटी ऑफ द वेव का मतलब क्या होता है कि कहां पे, जैसे मैं साउंड की बात करूं, साउंड इंटेंसिटी की बात करूं, तो साउंड इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कभी साउंड कम होगी कभी साउंड ज्यादा होगी, यानी कभी मोटी साउंड है कभी पतली साउंड है, राइट। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव की मैं बात कर रहा हूं तो कहीं पे इंटेंसिटी अगर ज्यादा है इसका मतलब वहां पे ब्राइट बन रहा है, और कहीं पे इंटेंसिटी कम है तो वहां पे डिम बन रहा है। अगर इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो तो वहां पे डार्क बन रहा होगा, यानी कंप्लीट अंधेरा। मैक्सिमम इंटेंसिटी मींस कंप्लीट ब्राइटनेस, मिनिमम इंटेंसिटी या जीरो इंटेंसिटी मींस नो ब्राइटनेस और डार्क, राइट। तो जब इंटरफेरेंस ऑफ द टू लाइट वेव होती है तो स्क्रीन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट बनता है जहां पे बिल्कुल ब्राइटनेस होगी या ब्राइट स्पॉट होगा, और एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे बिल्कुल भी ब्राइटनेस नहीं होगी, जीरो ब्राइटनेस यानी कि डार्क स्पॉट होगा। तो स्क्रीन के ऊपर ना एक पैटर्न बनता है, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। इसको थॉमस यंग यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्लैरिटी के साथ बताया गया है। लेकिन वो समझने के लिए आपको ये पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, इन सारी कहानियों को समझना पड़ेगा। इंटेंसिटी कैसे एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, इनको समझना पड़ेगा। तो बेटा ये आपके सिलेबस में फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैंने कहीं से इसको ढूंढ के निकाला है नेट से। तो इंटेंसिटी जो होती है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होती है, तो ये आपने याद रखना है। वेयर सी इज अ कांस्टेंट, तो यहां पे आप लिख सकते हैं आई, यहां से लिखते हैं आई डिवाइड बाय सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये बन गया रिलेशन। तो यहां से मैं आपको बता सकता हूं, ये जो मेरे पास में ये फॉर्मूला बना हुआ है ना, आप देखिए जो फॉर्मूला बना हुआ है, एज अपने को मालूम है कि जो ए आर स्क्वायर है वो क्या है, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाइव, वेयर फाइव इज द फेज डिफरेंस। तो अगर मैं यहां से देखना चाहूं बेटा, तो ए स्क्वायर क्या है मेरा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, आई अपॉन सी है। तो यहां पर ये रिजल्टेंट है, तो मैं यहां रिजल्टेंट के लिए क्या लिखूंगा, आई वुड राइट हियर आई रिजल्टेंट डिवाइड बाय सी, सी इज कांस्टेंट, सी तो नहीं रिजल्टेंट लिखा जाएगा ना, सी इज अ कांस्टेंट। ऐसे ही यहां पे क्या लिखूंगा, इसी फॉर्मूले से बन रहा है बेटा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू आई बाय सी, आई आर बाय सी, रिजल्टेंट है तो रिजल्ट आई रिजल्टेंट लिख दिया। A1 के लिए I1 अपॉन सी, ऐसे इसके लिए I2 अपॉन सी, इसके लिए 2। अब बेटा अगर यहां स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, A1 की जगह पे I1 अपॉन रूट ऑफ सी, ऐसे। अगला I2 अंडर रूट में अपॉन रूट सी कॉस फाइव एज इट इज, ठीक है जी। अच्छा रूट सी इंटू रूट सी क्या होता है, कैपिटल सिंपली सी, तो रूट सी इंटू सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो बेटा ध्यान से देखिए, क्या डिनोमिनेटर में सबके सेम है, तो ये कॉमन लेके उड़ जाएगा। तो ये क्या बना, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 इंटू कॉस ऑफ फाइव। नोट करो ये सारे फॉर्मूलाज बड़े इंपॉर्टेंट है। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी on the screen या on the particular point would be given by this equation, जो कि फेज पे अगेन डिपेंड कर रही है, यानी एम्पलीट्यूड फेज पे डिपेंड करेगा तो इंटेंसिटी भी फेज पे डिपेंड करेगी। साबित हो गया, यहां पे प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया बच्चे, राइट, ये प्रूव हो चुका है। नाउ एनी डाउट टू एनीवन, एनी डाउट टू एनीवन, देखिए। तो इस तरह से बच्चे हम इन चीजों को देखते हैं। नाउ डन फॉर टुडे।